Hello students and all the viewers, welcome to my Dental Insight YouTube चैनल। आज की वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करना है फ्रॉम ओरल पैथोलॉजी, और इस चैप्टर का नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड क्रेनियोफेशियल एनोमलीज। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है और ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके अंदर में क्या पढ़ना है, बेसिकली डिसऑर्डर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीथ। ठीक है। अच्छा, अब ये डेवलपमेंट ऑफ टीथ के डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, 4 तरीके के हो सकते हैं। या तो कोई नंबर के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकती है, या साइज़ के अंदर, या फॉर्म के अंदर, या स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। तो ये हमने 4 चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, और लास्ट में है क्रेनियोफेशियल एनोमलीज। सही है। तो इस चैप्टर को हम लोग 5 से 6 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बात करनी है, डिसऑर्डर्स इन द नंबर ऑफ टीथ। और नंबर ऑफ टीथ के अंदर आपने ये 3 चीज़ें पढ़नी है, हाइपोडोंशिया एंड एनोडोंशिया, एंड एक सिंड्रोम है वो पढ़ना है, और एक सुपरन्यूमरी टीथ के बारे में पढ़ना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड ऑफ द फेस इज रेगुलेटेड बाय जीन्स बट द जेनेटिक प्रोग्राम इज़ वेरी सेंसिटिव टू द डिस्टर्बेंसेज इन द इन्वायरमेंट सच एज एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन और टॉक्सिक केमिकल इंक्लूडिंग ड्रग। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमारा जो टीथ है और फेस की डेवलपमेंट है वो किससे रेगुलेट होती है, जीन से। बल्कि पूरी बॉडी की ही जो डेवलपमेंट होती है वो जीन से रेगुलेट होती है। जीन्स मीन्स डीएनए से। अब अगर जेनेटिक प्रोग्राम के अंदर कोई भी मसला आया तो हमारी क्या होगा, जो डेवलपमेंट है टीथ की वो क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। अब जेनेटिक प्रोग्राम किस वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, किसी भी इन्वायरमेंटल अफेक्ट की वजह से। जैसे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई टॉक्सिक केमिकल हो सकता है, कोई ड्रग हो सकती है, उसकी वजह से आपके जीन्स में मसला आएगा। जीन्स में मसला आएगा तो आपका जो है वो डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो सकती है। और एक और बात ये करें, मल्टीफैक्टोरियल भी हो सकता है। मल्टीफैक्टोरियल क्या है, इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वही बात हो जाएगी। अब इसके अलावा इन्होंने इंट्रोडक्शन में ये बताया गया डिसऑर्डर्स ऑफ द डेवलपमेंट। अच्छा, डिसऑर्डर और डेवलपमेंट ऑफ टीथ आपके हो सकते हैं प्रीनेटल, या पोस्टनेटल, या इनहेरिटेड, या एक्वायर्ड। प्रीनेटल का मतलब क्या होगा, बिफोर बर्थ। पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ। इनहेरिटेड हो सकते हैं या एक्वायर्ड हो सकते हैं, ये जेनेटिकली आपके प्रेजेंट हो सकता है कोई, जैसे डाउन सिंड्रोम के अंदर होता है, या एक्वायर्ड हो सकते हैं आगे जाके किसी ट्रॉमा की वजह से आपकी जो टीथ के अंदर है वो कोई मसला आ सकता है। ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा अगर हिस्टोलॉजी के ऊपर जाओ तो हिस्टोलॉजिकली आपका क्या होता है, या तो मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन के अंदर मसला आ सकता है, या तो हिस्टो डिफ्रेंसिएशन के अंदर मसला आ सकता है। एग्जाम्पल देखो, मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन के अंदर अगर मसला आएगा तो आपकी जो टीथ होंगे उसकी मॉर्फोलॉजी मीन्स उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा। और हिस्टो डिफ्रेंसिएशन के अंदर मसला आएगा, जो हार्ड टिश्यू सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर मसला आएगा। ठीक है। तो हमने यही चीज़ें पढ़नी है। डिसऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीथ मे बी ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द डेंटल लैमिना एंड द टूथ जर्म causing anomalies in the number, size and form of teeth which is abnormalities of morphodifferentiation। अगर ऊपर चलो यहाँ पे, नंबर, साइज एंड फॉर्म, ये तीनों किसकी डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है, मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन की। मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन में अगर कोई डिस्टर्बेंस आएगी, मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरली आपका जो है वो डिफ्रेंशिएट करना। अगर मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन के अंदर कोई मसला आएगा तो आपकी क्या होगा, साइज में मसला आएगा, नंबर में मसला आएगा, और फॉर्म में मसला आएगा। और अगर हिस्टो डिफ्रेंसिएशन का मतलब के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होगी तो आपके क्या होंगे, डेंटल हार्ड टिश्यूज़ में मसला आएगा। जैसे इनेमिल डेंटिन के अंदर क्या होगा, इनेमिल जो होगा वो हाइपोप्लास्टिक बनेगा, या इनेमिल की मिनरलाइजेशन कम होगी, या इनेमिल बहुत ज़्यादा ही पतला सा बनेगा, आराम से चिप ऑफ हो जाएगा। तो वो इनेमिल और डेंटिन के अंदर जो मसले आएंगे वो हिस्टो डिफ्रेंसिएशन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से आएंगे। और किसी भी टीथ के नंबर के अंदर अगर कोई मसला आएगा, या टीथ के साइज़ के अंदर, या टीथ की फॉर्म के अंदर, तो वो किसकी एबनॉर्मेलिटी होगी, मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन की होगी। और आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ना है डिस्टर्बेंसेस इन द नंबर ऑफ टीथ। तो ये नंबर ऑफ टीथ के अंदर क्या क्या डिस्टर्बेंस हो सकती। तो इसके अंदर मैंने बताया था हमने क्या पढ़ना है, हाइपोडोंशिया, एनोडोंशिया एंड एसोसिएटेड सिंड्रोम, और इसके अलावा हमने पढ़ना है इसके अंदर हाइपरडोंशिया। हाइपोडोंशिया, सबसे पहले टर्म्स का पता होना चाहिए। हाइपो का मतलब होता है कम, और डोंशिया का मतलब होता है टीथ। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, कॉन्जेनाइटली टीथ एब्सेंट होंगे। एनोडोंशिया का मतलब होता है कोई भी टीथ नहीं है, और हमने कुछ एसोसिएटेड सिंड्रोम पढ़ना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ टीथ में बी रेफर टू एज हाइपोडोंशिया व्हेन वन और सेवरल टीथ आर मिसिंग
और एनोडोंशिया व्हेन देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वन और बोथ डेंटिशन। एनोडोंशिया के अंदर क्या होता है बेसिकली, या तो परमानेंट डेंटिशन या डेसिडुअस, पूरी की पूरी डेंटिशन ही आपकी मिसिंग होती है। और हाइपोडोंशिया में क्या होता है, कोई टीथ या ग्रुप ऑफ टीथ आपके मिसिंग होते हैं, कॉन्जेनाइटली एब्सेंट होते हैं। अगर इस पिक्चर को देखो, जो मैंने ये पिक्चर डाली है, ये आपकी पिक्चर, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये वाली पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर क्या मसला नज़र आ रहा है, इस पिक्चर के अंदर क्या मसला नज़र आ रहा है, इस पिक्चर के अंदर बेसिकली आपको हाइपोडोंशिया नज़र आ रहा है। कैसे हाइपोडोंशिया नज़र आ रहा है, तुम लोग बोलोगे सर ये तो सही है, यहाँ पे तीत है, कोई गैप नहीं है तीत का, अगला तीत आ गया, उससे अगला तीत, ये तो बिल्कुल ही सही है। बट क्या है, ये सेंट्रल इंसाइडर है। सेंट्रल इंसाइडर के बाद आते हैं लेटरल इंसाइडर, मगर यहाँ पे लेटरल इंसाइडर मिसिंग है। यहाँ पे क्या दिया हुआ इन्होंने, कैनाइन, ठीक है, तो यहाँ पे लेटरल इंसाइडर मिसिंग है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हाइपोडोंशिया हुआ है। सेंट्रल इंसाइडर के बाद डायरेक्ट लेटरल इंसाइडर आता है, मगर लेटरल इंसाइडर यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हाइपोडोंशिया। अगर नेक्स्ट पिक्चर को देखो तो इसकी तो पूरी ओरल कैविटी में कोई दांत ही नहीं है, ठीक है, जब कोई दांत ही नहीं है पूरी ओरल कैविटी के अंदर, तो ये क्या है, एनोडोंशिया। क्या है ये, एनोडोंशिया। तो ये पिक्चर जो है आपकी पेपर में आ सकती है, बुक के अंदर ये पिक्चर नहीं है, अगर पेपर में ऐसी पिक्चर आ सकती है, वो पूछते हैं कि पेशेंट को क्या मतलब है। अगर तुम लोगों को पता होगा कि यहाँ पे मिसिंग है तीस, कोई लेटरल इंसाइडर यहाँ पे नहीं है, तुम लोग बोलोगे सर हाइपोडोंशिया, और इस पिक्चर के अंदर एनोडोंशिया, ठीक है। तो मैं साथ साथ जिसकी पिक्चर भी बताता रहता हूँ। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हाइपोडोंशिया इज़ मोर कॉमन इन परमानेंट डेंटिशन। हाइपोडोंशिया जो होता है वो ज़्यादातर परमानेंट डेंटिशन के अंदर कॉमन होता है। आगे आ जाओ, हाइपोडोंशिया में भी सिमेट्रिकल when particular teeth or group of teeth are involved or haphazard where there is no pattern is discernible। ये कह रहे हैं हाइपोडोंशिया या तो सिमेट्रिकल होगा या हैपहैज़र्ड होगा। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर एक साइड का तीत ये वाला मिसिंग है तो दूसरी साइड का भी वही तीत मिसिंग होगा। जैसे मैंने इस पिक्चर के अंदर तुम लोगों को दिखाया था, ये पिक्चर के अंदर मैं दिखाया था ना कि यहाँ का अगर सेंट्रल इंसाइडर में, अगर यहाँ का लेटरल इंसाइडर मिसिंग है तो दूसरी साइड का भी लेटरल इंसाइडर ही मिसिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपोडोंशिया। कौन सा हाइपोडोंशिया है, सिमेट्रिकल हाइपोडोंशिया, ठीक है। बट अगर इस पिक्चर को देखो तो ये वाली पिक्चर के अंदर आपको हाइपोडोंशिया नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें तीत तो मिसिंग है, मगर ये एसिमेट्रिकल है या हैपहैज़र्ड हाइपोडोंशिया, ठीक है। तो ये हैपहैज़र्ड हाइपोडोंशिया है। उसके अलावा देन रट्टे वाला पॉइंट है। रट्टे वाला पॉइंट क्या है, थर्ड मोलर, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर एंड मैंडिबुलर सेकंड प्री मोलर आर द टीथ मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व। ये आपके एमसीक्यूज में पॉइंट आता है कि कौन कौन से टीथ आपके मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, हाइपोडोंशिया के अंदर। तो कौन कौन से है वो, थर्ड मोलर, तुम लोगों को पता होगा थर्ड मोलर ज़्यादातर मिसिंग ही होता है। लेटरल इंसाइजर कौन सा, मैक्सिलरी, और मैंडिबुलर सेकंड प्री मोलर। तो आपको ये इन तीनों का नाम अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये दिस इज ऑल अबाउट आपका हाइपोडोंशिया। हाइपोडोंशिया के अंदर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हाइपोडोंशिया और एनोडोंशिया। हाइपोडोंशिया में कोई एक टीथ मिसिंग होगा या ग्रुप ऑफ टीथ मिसिंग होंगे, और एनोडोंशिया के अंदर पूरी परमानेंट या प्राइमरी डेंटिशन ही मिसिंग होगी। मैं आपको बताया भाई ये सिंड्रोम हम लोग इस वीडियो के आखिरी के अंदर कवर करेंगे। उससे पहले बात करते हैं हाइपरडोंशिया की। देखो हाइपोडोंशिया का मतलब क्या होता है कि तीत हमारे पास कम है, ठीक है, और हाइपरडोंशिया का मतलब ये होता है कि तीत जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। इसे हम सुपर न्यूमरी तीत भी कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। दीज आर तीथ एडिशनल टू दोज ऑफ द नॉर्मल सीरीज। दे मे डेवलप इन एनी टूथ बियरिंग एरिया बट अकर मोर फ्रीक्वेंटली इन द एंटीरियर एंड मोलर रीजन ऑफ द मैक्सिला। ये मैक्सिला में ज़्यादा होते हैं। फॉलोड बाय द प्री मोलर रीजन ऑफ द मैंडिबल। ओकेजनली दे आर एसोसिएटेड विद अदर डिफेक्ट जस्ट सच एज क्लेफ्ट पैलेट और क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। इसको हम लोग पढ़ेंगे इनके सिंड्रोम को। अगर सबसे पहले सुपर न्यूमरी तीथ। अब ये सुपर न्यूमरी तीथ आपके तीन तरह के होते हैं, या तो ये मीजियोडेंस होते हैं, या पैरामोलर होते हैं, या डिस्टोमोलर होते हैं। अब इन तीनों के अंदर क्या फ़र्क है, पिक्चर से देख लो, टेक्स्ट में बाद में पढ़ा दूंगा। टेक्स्ट के अंदर वही चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो अगर आपके पेपर के अंदर कोई पिक्चर आए ऐसी, क्या है, ऐसी कोई पिक्चर आए, ये पिक्चर है, ये इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि सेंटर इंसाइडर है और सेंटर इंसाइडर के बीच में एक दांत दिया हुआ है, सही है, सेंटर इंसाइडर के बीच में एक दांत दिया हुआ है जिससे हम क्या कह रहे हैं भाई, छोटा सा कॉनिकल शेप दांत है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मीजियोडेंस। मीजियोडेंस वो होता है जो दो सेंटर इंसाइडर के दरमियान में होता है। अगर इसकी रेडियोग्राफिकली पिक्चर देखो तो ये आपको नज़र आ रहा है, दो सेंटर इंसाइडर उसके बीच में एक ये दांत नज़र आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं मीजियोडेंस। और टेक्स्ट में भी यही लिखा हुआ है। टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं।
is a supernumerary tooth developing between the maxillary central incisor and it is the most common of all the supernumerary teeth। यानी कि हाइपरडोंशिया या सुपरन्यूमरी teeth में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, यही होता है, क्या, मीजियोडेंस। उसके बाद दूसरा है सेकंड वन इज़ पैरामोलर। पैरामोलर क्या होता है, पैरामोलर अगर ये पिक्चर देखो तो ये नज़र आ रहा है, ये वो होता है, ये आपको मोलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये मोलर यहाँ से शुरू हो रहा है। अब मोलर की पैलेटल साइड के ऊपर या डिस्टल साइड के ऊपर, या इस साइड के ऊपर या इस साइड के ऊपर कोई सुपरन्यूमरी टीथ होगा जिसे हम कहेंगे पैरामोलर। अलोंग द मैक्सिलरी मोलर यूजुअली ये बक्कली प्लेस होता है और पैलेटली भी प्लेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरामोलर। मगर ये होगा कहाँ पे, ज़्यादातर मैक्सिलरी मोलर्स में होगा। तो ये मैक्सिला आपको नज़र आ रही है क्योंकि ये पैलेट की साइड है, तो यूजुअली ये मैक्सिलरी मोलर्स में होता है और ये बक्कली प्लेस होता है, या लिंगुअली या पैलेटली प्लेस होगा। अगर इसका रेडियोग्राफ देखो तो रेडियोग्राफ में ये नज़र आ रहा है, ये मोलर से आपके, और ये आपके यहाँ पे ये पैरामोलर नज़र आ रहा है, तो ये एक सुपरन्यूमरी टीथ है। और लास्टली है डिस्टोमोलर। डिस्टोमोलर नाम से पता चल रहा है डिस्टल, सही है, पैरामोलर था, ये डिस्टोमोलर, ये है डिस्टल टू द थर्ड मोलर। तो ये फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर के डिस्टली आपको एक दांत नज़र आ रहा है विच इज़ डिस्टोमोलर। तो ये बहुत आसान सा है, 3 तरह के होते हैं, कौन से, सुपरन्यूमरी टीथ। पहला मीजियोडेंस ये नज़र आ रहा क्या है, बिटवीन द टू मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइडर। पैरामोलर बक्कली या पैलेटली टू द मोलर्स, और देन द डिस्टोमोलर विच इज डिस्टल टू थर्ड मोलर। तो ये आपके 3 होगा। उसके अलावा पढ़ लेते हैं इसको भी, डिस्टोमोलर डेवलप डिस्टल टू द थर्ड मोलर। एंड देन हमारे पास कुछ सुपरन्यूमरी टीथ होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल करते हैं नॉर्मल टीथ से, जैसे हम कहते हैं सप्लीमेंटल टीथ। सप्लीमेंटल टीथ क्या होते हैं कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो आपके नॉर्मल टीथ से मैच कर रही होती है। अगर तुम लोग इसको देखो तो ये आपको सप्लीमेंटल टीथ नज़र आ रहे हैं, एक्स्ट्रा टीथ नज़र आ रहे हैं, मगर इनकी मॉर्फोलॉजी आपके नॉर्मल टीथ के साथ मैच कर रही होती है, मगर ये साइज़ में थोड़े से रिड्यूस होते हैं, तो इसे हम कहते हैं सप्लीमेंटल टीथ, ठीक है। तो अगर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन बात करो तो हमने इसको 3 तरीके से बताया है, मीजियोडेंस, पैरामोलर, डिस्टोमोलर। और अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकली बात करो तो एक तरह का है विच इज़ सप्लीमेंटल टीथ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सुपरन्यूमरी टीथ जिसे हम कहते हैं हाइपरडोंशिया। अगर बुक की पिक्चर देखो तो बुक की एक पिक्चर है, अब ये पिक्चर किसकी है, ये थर्ड मोलर है, और थर्ड मोलर के आपको यहाँ पे डिस्टली नज़र आ रहे हैं क्या, या बक्कली नज़र आ रहा है आपको क्या, एक सुपरन्यूमरी थी। तो ये हमारे पास क्या है, पैरामोलर, क्या है भाई, पैरामोलर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामोलर, ठीक है। जो बुक की डायग्राम है वो साथ साथ कवर करवाता रहूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये बुक की डायग्राम्स कवर होंगे। अच्छा, अब ये एक टेबल है और इस टेबल के अंदर इन्होंने कुछ सिंड्रोम्स के बारे में बताया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। अब ये सिंड्रोम्स क्या हैं, ये बेसिकली वो सिंड्रोम्स हैं जो आपके हाइपोडोंशिया, ए में लिखा हुआ है हाइपोडोंशिया और बी में लिखा हुआ है हाइपरडोंशिया, इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो दिस वन, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बुक में दिया हुआ भी है और इसके क्वेश्चन भी आते हैं, विच इज़ हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। बट पहले बाकियों को कवर करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर आते हैं। अब इनके ना तुम लोग को नाम पता होना चाहिए, मोर देन इनफ है कि लेफ्ट पैलेट और लिप जो होता है वो दोनों में होता है, हाइपरडोंशिया में भी होता है, हाइपो में भी होता है। क्रोजन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम हाइपोडोंशिया में होता है, ये एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया होता है, और बाकी ये 2 भी होते हैं, इनके भी नाम पता कर लेना। हाइपरडोंशिया के अंदर होता है क्रीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया एंड गार्डनर सिंड्रोम एंड ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया एमसीक्यू पॉइंट है, किसके अंदर होगा, हाइपोडोंशिया में या हाइपरडोंशिया में, हाइपोडोंशिया के अंदर होगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये चीज़ें होती हैं, हाइपोट्रिकोसिस, हाइपोहाइड्रोसिस एंड सैडल नोज। हाइपोट्रिकोसिस का मतलब होता है स्कैंटी हेयर। अगर ये पिक्चर को देखो तो इसके जो हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा स्कैंटी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हाइपोट्रिकोसिस, ठीक है। दूसरे ने बताया हाइपोहाइड्रोसिस। हाइपोहाइड्रोसिस का मतलब होता है कि ये स्वेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसकी वजह से इनको हाइपरथर्मिया बहुत जल्दी होती है। जैसी गर्मी होती है इनमें स्वेट प्रोड्यूस नहीं होता, ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इनको हाइपरथर्मिया हो जाता है। और लास्टली इनकी सैडल नोज होती है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसके नाम से क्या जाएगा, हाइपो मीन्स कम, हाइड्रोटिक मीन्स वाटर या स्वेट प्रोड्यूस नहीं कर पाना, एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया मीन्स इसके अंदर एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर जो होंगे वो नहीं होंगे। तो जितने भी आपके एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें टीथ आ जाता है, आपकी बोन्स आ जाती हैं, आपके जो है वो स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं, आपके हेयर्स आ जाते हैं, आपकी नोज आ जाती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर
नहीं होती या एबनॉर्मल होती हैं। हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ द एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर। दिस डिसऑर्डर इज रेयर एंड यूजुअली इनहेरिटेड एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अफेक्टेड पेशेंट में क्या होगा, स्मूथ ड्राई स्किन। ड्राई स्किन क्यों है भाई, क्योंकि इसके पास जो है स्वेट ग्लैंड नहीं है। स्कैंटी हेयर्स मीन्स हाइपोट्रिकोसिस होगा इसको। पार्शियल और टोटल एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड विच लीड टू हाइपरथर्मिया, मैंने बताया। और अगर डेंटली बात करो तो इसमें हमारे पास डिफॉर्म्ड टीथ होंगे जिनके कॉनिकल क्राउन्स होंगे। तो ये आपको टीथ नज़र आ रहा है जिसकी जो क्राउन है वो कॉनिकल है, और बाकी इसमें टीथ एब्सेंट है। टीथ एब्सेंट है तो इसका मतलब ये किसके साथ एसोसिएटेड है, हाइपोडोंशिया के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। और इसके अंदर जीन का नाम याद कर लो, इसके अंदर जो जीन अफेक्ट होती है विच इज EDA जीन। तो ये MCQs पॉइंट है कि हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के अंदर कौन सी जीन में म्यूटेशन आती है, तो वो हमारे पास है EDA जीन। ठीक है, अच्छा एक और बात मैंने यहाँ बताना भूल गया कि जो आपकी हाइपोडोंशिया के अंदर जो जीन अफेक्टेड होती है वो ये दो होती हैं, विच इज़ PAX9 और MSX1। टू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये बात बता दें। MSX1 म्यूटेट होती है किसमें, हाइपोडोंशिया के अंदर, और PAX9 भी म्यूटेट होती है। तो ये दोनों जीन आपकी हाइपोडेंशिया के अंदर क्या होती है भाई, इसमें म्यूटेशन आ जाती है, मीन्स इनकी जो होती है वो डाउन रेगुलेशन हो जाती है। अब तुम लोग बोलोगे सर हाइपो की तो बता दी, हाइपरडोंशिया में क्या होगा, तो इन जीन की डाउन रेगुलेशन हो रही है हाइपोडोंशिया के अंदर। ठीक है, हाइपोडोंशिया के अंदर इन जीन की क्या हो रही है, डाउन रेगुलेशन हो रही है, और हाइपरडोंशिया के अंदर इन जीन की अप रेगुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके तीत जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है, हाइपो में डाउन रेगुलेशन हो जाएगी इन दोनों की, और हाइपरडोंशिया के अंदर इन जीन की अप रेगुलेशन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हाइपरडोंशिया के रिलेटेड हम कुछ सिंड्रोम थे, दो हैं ना इसके अंदर, क्रीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया और गार्डनर सिंड्रोम, और इसके अलावा भी है। क्रीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया के अंदर क्या होता है, एप्लेजिया ऑफ द क्लेविकल, डिलेड ऑसिफिकेशन ऑफ फॉन्टेनेल्स एंड द इनलार्जमेंट ऑफ क्रेनियम। ये पिक्चर में दिखाता हूँ, अगर ये पिक्चर तुम लोगों की पेपर के अंदर आ जाए तो ये पहचान लेना है क्या है भाई, ये आपका क्रीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया का पेशेंट है। देखो इसकी क्लेविकल ही नहीं है, एप्लेजिया हुआ है क्लेविकल तक, क्लेविकल का, तभी इसके जो शोल्डर्स हैं वो आके आपस में दोनों मिल रहे हैं। उसके अलावा ये देखो इसको हाइपरडोंशिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ इसके माउथ के अंदर प्रेजेंट आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल चीज़ नज़र आ रहे हैं। इसके अगर स्कल देखो तो स्कल का साइज़ इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसकी देखो डिलेड ऑसिफिकेशन या बोन्स के अंदर आपकी ऑसिफिकेशन नहीं हुई भी। ठीक है, देखो कितनी ज़्यादा रेडियो लूसेंट नज़र आ रही है, ये वाली तो फिर भी है, मगर यहाँ से देखो बिल्कुल रेडियो लूसेंट है। इसकी रिब्स देखो बिल्कुल रेडियो लूसेंट नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आ जाती हैं, क्रीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया के अंदर। ठीक है, तो ये पेशेंट आपका क्रीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया का है। और उसके अलावा गार्डनर सिंड्रोम भी है। गार्डनर सिंड्रोम के अंदर बेसिकली ऑस्टियोमास प्रेजेंट होते हैं, सिस्ट होती है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में आपका ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्टर्बेंस इन द नंबर ऑफ टीथ। तो ये एक पार्ट हमने इस चैप्टर का ख़त्म कर लिया। मैंने बताया कि इस चैप्टर के पार्ट्स के अंदर आपका ये सारी चीज़ें, डिस्टर्बेंस इन नंबर, साइज़, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो आज हमने डिस्टर्बेंस इन द नंबर ऑफ टीथ जो है ना इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसके कुछ MCQs को देख लेते हैं। MCQs बहुत आसान आते हैं इससे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। ये बोल रहे हैं एन 11-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद डिलेड इरप्शन ऑफ मैक्सिलरी परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर, रेडियोग्राफ शो अ स्मॉल कॉनिकल क्राउन लोकेटेड बिटवीन द टू मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये बोल रहे हैं दो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है। ठीक है, और उसके बीच में आपका एक कॉनिकल क्राउन सा प्रेजेंट है, सही है, यानी कि सुपरन्यूमरी टीथ प्रेजेंट है। तो क्या है, पैरामोलर नहीं, वो तो मोलर्स की साइड पे होगा, डिस्टोमोलर डिस्टल टू द मोलर होता है, क्या होगा, मीजियोडेंस। ठीक है, पिक्चर में इसकी दोबारा दिखा देता हूँ, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ मीजियोडेंस। ठीक है, नेक्स्ट MCQ के ऊपर, अ पेशेंट इज मिसिंग सेवरल परमानेंट टीथ बट थर्ड मोलर आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। ये कह रहा है पेशेंट के बहुत सारे टीथ क्या हैं, मिसिंग है। ठीक है, और हमने थर्ड मोलर को एक्सक्लूड कर दिया, तो इसमें क्या आएगा, एनोडोंशिया नहीं, एनोडोंशिया में तो कंप्लीटली मिसिंग होते हैं। हाइपोडोंशिया, यस हाइपोडोंशिया होगा, हाइपरडोंशिया हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज, इसका बाकी दो ऑप्शन नहीं हो सकते, मैलोक्लूजन और डेंटिनोजेनेसिस नहीं हो सकता। अगला है अ 5-year-old बॉय प्रेजेंट विद ड्राई स्किन। ऐसी MCQs आएगा क्योंकि वो सिनेरियो बेस्ड MCQs होगा। देखो ड्राई स्किन है, स्पार्स हेयर है,
एब्सेंट स्वेट ग्लैंड है, मल्टीपल मिसिंग टीथ हैं। तो ये किस चीज़ के ऊपर इशारा कर रहा है? ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही हैं कि भाई इसको है HED। HED क्या है? हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। ठीक है, इस पेशेंट को ये है। जेनेटिक म्यूटेशन हुई तो ये पूछते हैं भाई कौन सी जीन इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आपको पता है जो EDA जीन होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और लास्ट क्वेश्चन है विच टीथ आर मोस्ट कॉमनली मिसिंग इन सिमेट्रिकल हाइपोडोंशिया। सिमेट्रिकल हाइपोडोंशिया के अंदर कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग होता है? इसको रट्टा लगा लो, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर सबसे ज़्यादा आपका मिसिंग टीथ है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ ओरल पैथोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्टर्बेंस इन द नंबर ऑफ टीथ की बात की। को समझ में नहीं आया, बाकी मैंने इसकी सारी डायग्राम्स को कवर करवा दिया। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके पूछ लो। ये वाली डायग्राम हमने कवर कर ली। और ये अच्छे से पता होना चाहिए कि PAX9 जीन और MSX1 जीन की डाउन रेगुलेशन की वजह से हाइपोडोंशिया होता है और अप रेगुलेशन की वजह से क्या होता है? हाइपरडोंशिया होता है। ठीक है, बाकी इन सिंड्रोम्स के नाम अच्छे से पता होने चाहिए और हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इन साइड ऑफ टीथ को डिस्कस करेंगे। बाकी एक ये टेबल दिया हुआ है हाइपरडोंशिया और हाइपोडोंशिया को, तुम लोग खुद पढ़ लेना, सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने बताया था। ठीक है, सो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल